कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं का संकल्प भाजपा ही विकल्प भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। धनखड़ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने भी युवाओं को संबोधित किया। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी अभिनव प्रकाश ने भी युवाओं से रूबरू होते हुए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और युवाओं के उत्थान व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने युवाओं का आभार व्यक्त किया। राहुल राणा ने कहा कि उन्हें आज 2 वर्ष युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए हो गए हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन करने पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आभार जताया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने मंच से युवाओं को संबोधित किया। युवाओं में जोश भरते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने मंच से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को ललकारा और उन पर तंज कसे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने ओम प्रकाश धनखड़, विप्लव कुमार देव, अभिनव प्रकाश समेत अतिथियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उमड़े युवाओं ने राहुल राणा का मनोबल बढ़ाया। वहीं सरकार और युवाओं की सोच पर भी युवाओं ने मोहर लगाई। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि बीजेपी और युवा मोर्चा की नीतियां युवाओं को भा रही हैं। अभिनंदन स्वागत करें। इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जोरदार इनके लिए भी तालियों से स्वागत करें। जिनके नेतृत्व में भाजपा केवल भाजपा ही नहीं, युवाओं में भी एक नई ऊर्जा जो हर वक्त भरते हैं, ऐसे संगठन की चिंता करने वाले, जिनके विपक्ष भी जिनका कारण है, और मैं कहूंगा दर्जनों विपक्षी के बड़े बड़े दल इनकी कार्यशैली को देखकर हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम सभी युवाओं का सौभाग्य है। हमारे यही कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री नायब सैनी जी हमें भी आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे कुरुक्षेत्र के विधायक श्री सुभाष सुधा जी, जो हर वक्त चाहे कहीं भी हमारा कार्यक्रम हो, हमारे कार्यक्रम में नए पूरा उसकी व्यवस्था की चिंता करते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। भैया तालियों में कंजूसी नहीं। 1 घंटे का जब सुबह से बैठे हो, 2 घंटे का कार्यक्रम बाकी है, उसके बाद सब हम लंच करें। इसके अलावा हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश दिखाई देंगे, उससे बाहर दिखाई नहीं देगा। अपना ही बेटा राज्यसभा, अपना ही बेटा लोकसभा में, अगली राजनीति हो तो अपने ही बेटे के ख्यालों में, यानी नाम भी लेने लग जाए तो बाकियों का नाम भी छोड़ दें। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई युवा यहाँ मेहनत करता है, परिश्रम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी देश की सेवा करने की इच्छा है, तो सर्वोच्च पदों तक जाने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी में खुला है। इसलिए मैं प्रदेश के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आए, जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, क्योंकि इस पार्टी के काम में ही भारत की मिट्टी की सौंधी सुगंध है। यही पार्टी है जिसके आने के बाद गीता का महोत्सव विश्व स्तर का होने लगा है। बहुत वर्षों तक आप सब भी यही के बासिंदे और हम भी सब हरियाणा के बासिंदे,
लेकिन अब ऐसा उत्सव देखते हैं इसमें महामहिम राष्ट्रपति भी आते हैं, इसमें उपराष्ट्रपति आते हैं, इसमें सर्वोच्च नेता आते हैं। ऐसा महोत्सव अब यही नहीं, दुनिया के अलग मुल्कों में जाके गीता का महोत्सव हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि की बात पहुंच रही है, कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान वहां तक पहुंच रहा है। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश की विरासत के साथ प्रेम करते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए आज का जो दिन है 11 मई कई मायने में ऐतिहासिक है, और एक मायने में ऐतिहासिक इस रूप में भी है कि 11 मई 1951 को 47 को देश आजाद हुआ, और उस समय के बड़े नेता गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार किया, और उस पुनरुद्धार करने के बाद उसके उद्घाटन के लिए पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया, और 11 मई 51 को उस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। मैं ये बात इसलिए याद करना चाहता हूं, अगर उस समय की सरकार चाहती, नेहरू जी चाहते, क्योंकि नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को एक चिट्ठी लिखी कि आप इसका उद्घाटन करने मत जाइए, तो जो राम मंदिर का उद्घाटन अब 2024 में होने वाला है, क्या वो राम मंदिर का उद्घाटन 2024 की बजाय 1951-52 में नहीं हो जाता? जिस पुनरुद्धार को, काशी विश्वनाथ के पुनरुद्धार को हमने अभी टीवी पर खुद अपने सामने होते हुए गत वर्ष में देखा है, क्या वो पुनरुद्धार उसी समय 51-52 में नहीं हो जाता? करतारपुर साहिब का कॉरिडोर क्या चाहते नेहरू जी तो क्या भारत में नहीं होता? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भारत के आजाद होते ही वहां नहीं लग जाती जहां अभी लगी? क्या भगत सिंह का बंदा गांव भारत में नहीं होना चाहिए था? नेहरू जी तो बड़े नजदीक थे लॉर्ड माउंटबेटन के, और लॉर्ड माउंटबेटन के, लेडी माउंटबेटन के भी बड़े नजदीक थे। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, किताबों में लिखा है, इतिहास बताता है। वो चाहते तो भगत सिंह का गांव भी भारत में। दुर्भाग्य तो यह था कि उसे नहीं वाला जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि है, यह भी पाकिस्तान को दे दिया गया था, यह भी भारत की देशभक्त जनता के दबाव में फिर से भारत में लिया गया था। इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, भगत सिंह की 3 पीढ़ियां इस देश की आजादी के लिए लड़ी, लेकिन भगत सिंह का गांव जब भारत में नहीं आया, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, जिन्होंने ये गीत लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा लुट गया माल रे, 39 साल देश निकाला था सरदार अजीत सिंह को, और जब भारत आजाद होने का वातावरण बना था तब वो भारत आए थे, और 14 अगस्त 1947 को डलहौजी में थे। जब उनको पता चला जिस देश के लिए मेरा भतीजा बलिदान हो गया, जिस देश की आजादी के लिए मेरा भाई सर सिंह जेल में मर गया, जिसकी आजादी के लिए मैं 39 साल देश में भटकता रहा विदेशों में, जब देश आजाद होने की बारी आई तो मेरा गांव, मेरा घर भारत में नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को सुबह उस वीर ने प्राण त्याग दिए। कभी जाओ तो पंचपोल में उसकी समाधि है, उसको नमन करें।